हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर, सोलवेंट, आयनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंड जनरल एसिड वेट कैटालिस्ट और सिंपल न्यूमेरिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज ये इस लेक्चर में हम ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, तो ये यूनिट 5 है हमारी, फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है? ड्रग का स्टेबल होना, मतलब हमारी ड्रग कितनी स्टेबल है, वो क्या होती है इसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज द ऑफिशियल डिफाइन एज द टाइम लार्ज ड्यूरेशन या टाइम स्पेस ड्यूरेशन विच द ड्रग प्रोडक्ट रिटेन द सेम प्रोडक्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पास्ट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा टाइम, मतलब कि जो हमारा पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या जैसा जैसा उसमें केमिकल का एट उस टाइम तक भी कौन से टाइम तक वो हमारा कितना वही कंसंट्रेशन रहे। मतलब ड्रग की स्टेबिलिटी, मान लो कोई ड्रग आई हमारी, वो क्या थी, उसका 2 साल एक्सपायरी डेट थी। अब 2 साल तक वो 90% उसमें वही इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मतलब उसमें 90% ना घटे हमारे वो इंग्रेडिएंट, मतलब 2 साल बाद भी। तो वो क्या होती है, उस ड्रग की स्टेबिलिटी होती है। अब इसमें फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो 2 टाइप्स होता है, फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल, 3 टाइप से डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, अब कैसे हमारे ये प्रोडक्ट ख़राब होते हैं, स्टेबिलिटी उनकी ख़राब होती है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो इट इंक्लूड द चेंजेस इन फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग, जैसे उसकी अपीयरेंस, पैटेंटेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, इस सब के बारे में। तो इसके टाइप्स हैं, लॉस ऑफ वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि उसका ऑयल जो होता है उसमें वॉलेटाइल वो वेपर्स में बन के उड़ने लगे। लॉस ऑफ वाटर, वाटर का क्या हो जाए, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले वाटर को ड्रग की। मान लो कोई ड्रग है हमारे पास, उसका क्या क्या हो सकता है, उसमें लॉस ऑफ वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब मान लो कोई कैप्सूल है तो उसमें क्या होगा, जो ऑयल होगा वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और लॉस ऑफ वाटर, अब ये जो हमारी ड्रग है ये मॉइस्चर के कंटेंट में आके, या कोई हमारी सिरप है मॉइस्चर कंटेंट में उसका वाटर क्या हो जाए, अब्जॉर्ब ना हो जाए। देन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वही सेम है। ठीक है, और क्रिस्टल ग्रोथ, जैसे हमारा कोई मान लो ये सिरप है, अब इसमें क्रिस्टल ग्रोथ हो गई है, तो ये भी हमारी क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का पॉलीमराइमॉर्फिज्म की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज, मतलब इसकी कॉपी बन गई है। ठीक है, और देन कलर चेंज, अब ये सिरप थी इसकी कलर में चेंज हो गया, तो ये क्या है, इसका फैक्टर है डिग्रेडेशन, फिजिकल डिग्रेडेशन का। ठीक है, अब केमिकल डिग्रेडेशन क्या क्या होता है। तो केमिकल मोस्ट ऑफ ड्रग कंटेन वन ऑफ मोर फंक्शनल ग्रुप एंड अल्टरेट में अंडरगो डिफरेंस केमिकल रिएक्शन, इट द फैक्टर अफेक्ट द डिग्रेडेशन। पहला होता है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर, सोलवेंट, आयोनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैटालिस्ट। तो इसमें से आज हमें 5 पढ़ने हैं, ये टेम्परेचर, सोलवेंट, आयोनिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सब का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर या ड्रग कंपोनेंट। तो फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग रिएक्शन, तो ये अभी तक मैं बता चुका हूँ क्या होता है डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई टैबलेट है उसकी 2 साल एक्सपायर है, तो 2 साल तक उसमें सेम कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए, मतलब सेल्फ लाइफ कितनी ईयर की है उसकी, तो वो क्या होती है, उसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पहले 100% कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उसमें क्या होंगे 2 साल बाद भी वही क्या होंगे, जो एक्सपायरी आफ्टर एक्सपायरी क्या होते हैं ड्रग में 90% कॉन्स्टिट्यूएंट बचते हैं। मान लो कोई ये टैबलेट है हमारी, ठीक है, अब इसकी एक्सपायरी है 2 साल। ठीक है, अब 2 साल बाद क्या होगी, अगर ये एक्सपायर होगी है तो इसमें 90% कॉन्स्टिट्यूएंट वही हैं। ठीक है, और जो API है वो बस उसका घट गया है। ठीक है, जो मतलब एक्टिव ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट था वो इसका घट गया है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। मतलब सोलवेंट, सॉल्ट स्वीटनिंग एजेंट, ये सब क्या है, थोड़े चेंज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, API ड्रग में वो रहता है, मतलब एक्सपायर होने के बाद। सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें ड्रग की, मान लो कोई ये हमारी बोतल है, इसमें हमारी ड्रग भरी हुई है, या कोई हमारी टैबलेट है, तो इसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो जाती है, हमें घटानी पड़ेगी। क्यों, अगर इसमें ज़्यादा रिएक्शन हो रही हैं
तो इसका केमिकल डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। तो इससे हमें क्या होगा, इसकी एक्सपायरी डेट पहले मतलब 2 साल में एक्सपायर होगी, अभी 1 साल में। अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब इस प्रोडक्ट, जैसे ये हमारा, अब इसको डिग्रेडेशन तक पहुंचने की स्पीड को हम घटा दें या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दें, तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ज़्यादा दिन तक इसकी एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, तो यही हमारा डिग्रेडेशन होता है। तो इसको फैक्टर कौन कौन से करते हैं, रेट ऑफ अफेक्टिव, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से, तो इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ सोलवेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब कैसे सोलवेंट या टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए ई माइनस हमारा ई ए अपॉन आर टी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन। तो क्या होगा हमारा इसमें टेम्परेचर, जो हमारा इसमें के है हमारा, वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा हमारा डिग्रेडेशन होगा, उसकी सेल्फ लाइफ घटेगी, मतलब उसकी क्या घटेगी, एक्सपायरी डेट या सेल्फ लाइफ। सो इसमें हमारा जो ए ई है वो क्या है, मैथमेटिकल या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, और ई ये क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। ये कोलोजन थ्योरी के द्वारा हम क्या निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं अपनी। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है ई ए माइनस, ठीक है, तो इसकी लॉग इक्वेशन लेते हैं हम, लॉग फॉर्म में लिखते हैं इसे। तो अगर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कोलोजन थ्योरी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और ई ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, वही बताई कोलोजन थ्योरी के द्वारा, और आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, और टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारा अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, केमिकल डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। तो यही फैक्टर्स आपको बताने हैं। ठीक है, क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे ही अगर हम सोलवेंट को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लुएंस ऑफ सोलवेंट, मान लो कोई ए प्लस बी से ए कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, या ए कॉम्प्लेक्स ए प्लस बी बनकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, देन हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। अब इसमें सोलवेंट का नेचर कैसा है हमारा, कि सोलवेंट पोलर है कि नॉन पोलर। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारा क्या होता है सोलवेंट, अगर हमारा इसमें 2 केस आते हैं, अभी पहले इसको देख लीजिए। इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, लॉग के नॉट प्लस भी अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t डेल एस प्लस डेल एस बी माइनस एस वो एस स्टार। ठीक है, एस के ऊपर स्टार लगा दिया। ठीक है, तो डेल एस स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉग के क्या है, रेट कांस्टेंट है, लॉग के नॉट क्या है, रेट कांस्टेंट एट इनफिनिट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पर। ठीक है, तो ये लॉग के हमारा क्या रेट कांस्टेंट, लॉग के नॉट हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट एट इनफिनिट टाइम, और वी क्या है हमारी मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और आर हमारा पता ही है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, डेल एस रिएक्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, कितना सॉल्युबल है ए। ठीक है, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कि हमारा रिएक्टेंट बी कितना सॉल्युबल है, और डेल एस नॉट या एस स्टार हमारा क्या है, ए बी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है उसका सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट कैसे डिपेंड करता है। तो इसमें केस 1 में क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट अगर मोर पोलर हुआ, ज़्यादा पोलर हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट लेस पोलर होगा और प्रोडक्ट ज़्यादा पोलर होगा। अगर हमारा ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है, लेस पोलर रहता है, और अगर प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा पोलर हो जाता है, तो हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो डिग्रेडेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये फैक्टर है इसका। ऐसे ही केस 2 का यही सेम फैक्टर है, अगर प्रोडक्ट लेस पोलर रहता है और रिएक्टेंट ज़्यादा पोलर होता है वो, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिग्रेडेशन कम हो जाएगा हमारा। सो इफ़ सॉल्वेंट यूज इन रिएक्टेंट superiority formation, if product polarity is increased so rate of degradation increase। अगर रिएक्टेंट वो सोलवेंट के
प्रोडक्ट की पोलैरिटी क्या होते हैं, हम डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिडक्शन क्या हो जाती है, हमारी डिग्रेडेशन कम हो जाता है। अब ऐसे ही इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ, तो आयोनिक स्ट्रेंथ मतलब आयन की वजह से, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला है log k इक्वल टू log k नॉट प्लस 1.02 इंटू ZA/ZB और रूट म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर log k क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, log k नॉट रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट टाइम, ZA एंड ZB रिएक्टेंट A एंड B की आयोनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, आयोनिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट। म्यू क्या है हमारी आयोनिक स्ट्रेंथ, तो म्यू जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, ROR के, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, तो हमारा क्या होगा, अगर A पॉजिटिव B पॉजिटिव मिलेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका ROR, ठीक है। अगर A प्लस B मिलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा A प्लस B, वो A प्लस B जो दोनों अलग अलग चार्ज के होंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ेगा। मतलब यही है, अगर सेम चार्ज के रहे तो क्या होगा, हमारा केमिकल डिग्रेडेशन कम होगा क्योंकि वो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, सेम चार्ज करेंगे तो आपस में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। और अलग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम चार्ज, रेट ऑफ डिग्रेडेशन डिक्रीज, तो इसलिए हमें सेम चार्ज रखना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट में। और अब इन्फ्लुएंस ऑफ कैटालिस्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या करते थे, बढ़ा देते हैं उसकी रफ्तार को। जैसे A से B बनना है और इसमें कोई कैटालिस्ट आ जाता है, C प्रोडक्ट बनाना है, मान लो कुछ भी आ गया, मान लो Q आ गया, कोई भी कैटालिस्ट है C मान लो, ठीक है, और D प्रोडक्ट हमारा बना रहा है, तो इसमें ये C क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, बट इसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। सो इट इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, या बढ़ा देगा या घटा देगा। So catalyst is the those molecule which involve in the chemical reaction, they decrease and increase rate of reaction but not utilize in reaction में नहीं रहते, ठीक है। So the reaction change rate of reaction by acid base, तो इसमें दो टाइप की एसिड बेस्ड कैटालिस्ट आते हैं, पहला होता है स्पेसिफिक वो एसिड बेस्ड कैटालिस्ट रिएक्शन, दूसरी होती है जनरल एसिड बेस्ड कैटालिस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिक एसिड बेस्ड कैटालिस्ट रिएक्शन में क्या होता है, इट कंटेंट बफर, जो स्पेसिफिक वाला होता है ना बफर, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता जब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं, बट इट डिपेंड ऑन pH चेंज। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वाले में pH का चेंज हो जाता है, कैसे, इनडायरेक्टली एसिड बेस मेक, कैसे, क्योंकि जो एसिड और बेस होते हैं वो क्या बना लेते हैं, H+ और OH- का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH में चेंज हो जाएगा। सो सॉल्यूशन व्हेन द बफर इज एडेड, सो व्हेन द चेंज देयर एसिड एंड बेस कंसंट्रेशन और नेचर, सो कॉज देयर pH इज कांस्टेंट बट इन द pH इज चेंज ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि जब हमारे ये हाइड्रोजन आयन में टूटेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन में अगर चेंज होता है तो pH चेंज हो जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एसिड बेस कैटालिस्ट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है dx/dt। सो इसका फॉर्मूला क्या है, K0 K1H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है, तो K2 देन हमारा ये S, देन यहाँ पर हमारा K0 क्या है, रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर एसिडिक रिएक्शन, K2 रेट कांस्टेंट फॉर बेसिक रिएक्शन। सो यहाँ पर जो K ऑब्जर्व निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, K0 प्लस K1H प्लस K2 OH, ठीक है। सो यहाँ एट लो pH पे क्या होगा हमारा, K1 या K ऑब्जर्व क्या होगा, वो K1H प्लस और OH माइनस, देन K0 या K0, तो सबसे पहले K1 आएगा तो K ऑब्जर्व पे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देन एट हाई pH मतलब लो pH पे तो H+ बढ़ रहा था, एट हाई pH पे क्या होगा, OH- बढ़ेगा, तो K ऑब्जर्व OH- K2, ठीक है। तो सबसे पहले OH- को प्रायोरिटी देंगे, देन फिर K1 प्लस H+ को, देन K0 को, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, ये जनरलाइज्ड एसिड बेस कैटालिस्ट होता है। और नेचुरल पे अगर pH 7 है तो K ऑब्जर्व क्या होगा, K0 के बराबर होगा। तो ये क्या था हमारा स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिस्ट। अब आता है जनरलाइज मतलब जनरल एसिड बेस कैटालिस्ट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, अगर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन होती है, अगर बेस रिएक्ट
तो बेस कैटालिस्ट रिएक्शन होती है। तो ये हमारा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब लास्ट फैक्टर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड है वो उसके पास क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड सेम एनर्जी इन फॉर ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन। द मेजरिंग ऑफ यूनिट, उस यूनिट को मेजर करने की, स्टोर करने की, उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियल। So the measuring of unit the stored energy is the डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उस एनर्जी को मेजर करना जो स्टोर है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज कैलकुलेटेड थ्रू द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द सो एन एसेंशियल स्ट्रेंथ फैक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फैक्ट कैलकुलेटेड बाय द log k इक्वल टू log के ई इन्फिनिटी एंड माइनस एन जेड ए जेड बी ई 2/RT ई आर ई अपॉन। तो द इक्वेशन कैन हेल्प टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो ठीक है, ये भी हमारा एक फैक्टर होता है। तो ये आज हमारे फैक्टर थे सारे, हमने यहाँ तक पढ़ लिए, कवर कर लिए अपने। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट, हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है।